जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। मैं गजानंद वर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म के अंदर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आज आपको पहले भी टेलीग्राम पर बता दिया गया है कि आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान के अभिलेख। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में हर बार यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते हैं और अभिलेख अभी तक नहीं करवाए थे। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि सर अभिलेख करवा दो। तो आज अपने राजस्थान के जो पुरातात्विक स्रोत हैं अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दे, उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान के अभिलेख। देखो अभिलेखों से संबंधित अगर मैं बात करूं, अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख देखो, आपके मन में हजार सवाल आते होंगे जब आप पढ़ते हो इतिहास। तो इतिहास के अंदर आपके मन में सवाल आते हैं कि ये प्रस्तति क्या होती है, गुहालेख क्या होता है, ताम्रपत्र क्या होता है, शिलालेख क्या होता है, अभिलेख क्या होता है। देखो दोस्तों, ध्यान रखना, पहले मैं इनसे संबंधित आपको बात बता देता हूँ। राजस्थान के अभिलेखों से संबंधित वो जितने भी मैंने अभी आपको नाम लेकर बताए हैं, वो किसके भाग है? अभिलेख के ही भाग होते हैं। किसके भाग है? अभिलेख के ही भाग है। यानी शिलालेख है, ताम्रपत्र है, वो सारे किसके भाग है? अभिलेख के ही भाग है। देखो दोस्तों, यहाँ पर विशेष बात क्या है कि अभिलेख की जो पहली बात बता देता हूँ, उसके बाद अपने पढ़ेंगे कि जैसे राजस्थान के इतिहास है उसे कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद जो अभिलेख है, अभिलेखों के अंदर हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, वो चीजें पढ़ेंगे। देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभिलेख इतिहास का शुद्ध रूप है। इतिहास का कैसा रूप है? इतिहास का शुद्ध रूप है अभिलेख। ध्यान रखना दोस्तों, इतिहास का शुद्ध रूप कौन सा है? इतिहास का शुद्ध रूप। जब आप इतिहास पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए कि इतिहास का जो शुद्ध रूप है वो कौन सा होता है? वो अभिलेख होता है। क्यों है सर ये शुद्ध रूप? देखो, जब ये खुदवाए गए हैं या फिर किसी ने उत्कीर्ण किए थे, तो ये लगभग जो अभिलेख है वो किसके ऊपर उत्कीर्ण है? पत्थरों के ऊपर उत्कीर्ण है या चट्टान के ऊपर उत्कीर्ण है। ठीक है, यानी विशेष रूप से ये पत्थर और चट्टानों के ऊपर ही मिलते हैं। वैसे ताम्रपत्रों की मैं बात करूं तो वो तो तांबे के, जो कोई तांबे का सिक्का है उसके ऊपर भी उत्कीर्ण किए जाते हैं, लेकिन इनमें कोई प्रकार का क्या नहीं हो सकता? संशोधन नहीं हो सकता। ध्यान रखना दोस्तों, अभिलेखों के अंदर है वो कोई प्रकार से संशोधन नहीं हो सकता। इसलिए इतिहास का जो शुद्ध रूप मानते हैं वो किसे मानते हैं? अभिलेख को मानते हैं। जैसे अपने कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक हो, उस बुक को हम पढ़ रहे हैं, उस बुक के अंदर संशोधन हो सकता है, चाहे वो दशरथ शर्मा जी की हो, चाहे गोपीनाथ जी शर्मा की हो, चाहे हीराचंद ओझा की हो, चाहे कर्नल जेम्स टोड की हो। बुक के अंदर हमेशा दोस्तों याद रखना संशोधन हो सकता है, लेकिन जो अभिलेख है, अभिलेख के अंदर कभी संशोधन नहीं होता। ध्यान रखना। देखो उसके बाद अगर मैं बात करूं, अभिलेख इतिहास के हो गए, शुद्ध स्रोत हो गए। अब उसके अलावा इतिहास के जब अपने स्रोत पढ़ती है तो उसके अंदर हम क्या पढ़ती हैं? देखो, इतिहास के जानने के जो स्रोत हैं उसके अंदर अभिलेख महत्वपूर्ण है। जैसे पुरातात्विक स्रोत, पहला नाम हो गया पुरातात्विक स्रोत, यानी पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद यानी 2 नंबर जो पार्ट, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं वो पढ़ेंगे। उसके अलावा विदेशी इतिहासकार। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम के अंदर जैसे पूछ लिया जाता है कि किस परिस्थिति के अनुसार काल भोज व बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति बताया गया, तो वो परिस्थितियां हैं, वो सारी चीजें हैं, वो किसके अंदर आती है? अभिलेखों के अंदर ही आती है। ठीक है, ध्यान रखना। विदेशी यात्री मान लो, चाहे विदेशी इतिहासकार, विदेशी यात्री या फिर विदेशी जो अपने राजस्थान के जो इतिहासकार थे वो इसके अंदर आ जाएंगे। यानी दूसरा पार्ट है इतिहास के स्रोत के अंदर जानने का। उसके अलावा साहित्यिक ग्रंथ भी आते हैं इसके अंदर। क्या आते हैं? साहित्यिक ग्रंथ आते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, साहित्यिक ग्रंथ कौन कौन से होते हैं वे भी पढ़ेंगे। यानी पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं, इसके देखो भाग हैं, अलग अलग भाग है। पुरातात्विक स्रोत के अंदर हम पढ़ते हैं शिलालेख। क्या पढ़ते हैं? शिलालेख किसके अंदर आएंगे? पुरातात्विक स्रोत के अंदर आएंगे। गुहालेख, दूसरा नाम अगर आपको मिल जाए तो वो नाम क्या होगा? गुहालेख किसके अंदर आएंगे? वो भी इसी के अंदर आएंगे। उसके अलावा अगर आपको पूछ ले परिस्थिति भी किसके अंदर आती है? पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख का ही भाग है। कौन? क्या भाई? परिस्थिति। ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा ताम्रपत्र। उसके अलावा अगर और पूछ ले आपको मर्द भांड, वो भी किसके अंदर आते हैं? वो अभिलेख के अंदर ही आते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। अब विदेशी यात्री और इतिहासकार, सर ये क्या है? ये इतिहास के यानी पुरातात्विक स्रोत, इनके माध्यम से हम इतिहास जान सकते हैं। इतिहास पढ़ रहे हैं, सभी को पता है, हमने वंश पढ़ रखे हैं इतिहास के, सभी को याद है। लेकिन जब इतिहास पढ़ना शुरू करती है तो इतिहास के अंदर जो जानकारियां मिलती है वो कहाँ से मिलती है? अभिलेखों से मिलती है। यही शुद्ध स्रोत है। बुक के अंदर पढ़ते हो, बुक के अंदर गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो अभिलेख है वो हमें सही मानना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास का शुद्ध रूप है और इसके अंदर कोई प्रकार का संशोधन नहीं होता। ध्यान रखना। और अगर आपको पूछ ले कि भारत के अंदर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से
से ली गई है? तो भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। कौन सी प्रक्रिया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ध्यान रखना दोस्तों। अब देखो विदेशी यात्री, सर विदेशी यानी यहाँ पर बहुत से विदेशी यात्री आए थे, आपको पता ही होगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? जल्दी से बताओ कमेंट कर कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, कब आया था? ठीक है, अब देखो जैसे कर्नल जेम्स टोड थे, राजस्थान के इतिहास के पिता, हम पढ़ते हैं राजस्थान के इतिहास के पिता घोड़े वाला बाबा कर्नल जेम्स टोड आए थे, लेकिन वो विदेशी तो है, तो विदेशी इतिहासकार हो गए जिनका नाम क्या आता है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने राजस्थान का विधिवत रूप से सर्वप्रथम इतिहास लिखा था, यानी सबसे पहले क्रमबद्ध रूप से जो इतिहास लिखने का श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर और कोई इतिहासकार है, हाँ, जैसे गोपीनाथ शर्मा है, उनको अपने पढ़ते हैं गोपीनाथ शर्मा। उसके अलावा अगर अपनी बात करूं मैं, और गोपीनाथ शर्मा के अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, गोपीनाथ शर्मा के अलावा दशरथ शर्मा मान लो। लेकिन ये तो इतिहासकार अब की हो गए, लेकिन जब इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास जब राजा महाराजाओं के समय की बात पढ़ेंगे, उनके दरबार में जो कवि थे उनको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपको ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि नैणसी ख्यात के अनुसार राजपूतों की कुल कितनी वंशावलियां हैं, ये पूछा जाता है। ध्यान रखना। तो नैणसी ख्यात किसने लिखी थी? मुहणोत नैणसी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मुहणोत नैणसी ने लिखी थी, यानी मुहणोत नैणसी। ठीक है, मुहणोत नैणसी ये भी इतिहासकारी है। उसके अलावा अगर अपनी और बात करें तो और हो गया कवि राजा श्यामल दास दतीवाड़िया, भीलवाड़ा के श्यामल दास, जिन्होंने वीर विनोद के लेखक है ना, जिनमें मेवाड़ का इतिहास मिलता है। उसके अलावा मेवाड़ के अंदर एक और कवि थे जिनका नाम था बांकीदास। अब जल्दी से ये बताओ आप इसके साथ साथ बांकीदास किसके दरबार में थे? मारवाड़ के किस राजा के दरबारी कवि थे? बांकीदास। जल्दी से बताओ। यानी मुहणोत नैणसी ने लिखी थी नैणसी ख्यात मारवाड़ रापरगनारी विगत, उसके अंदर हमें क्या मिलती है? मारवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके अलावा कवि राजा श्यामलदास, वीर विनोद के लेखक, जिन्होंने शंभू सिंह के शासनकाल में लिखनी प्रारंभ की थी और सज्जन सिंह के काल में पूर्ण की थी। वीर विनोद के लेखक, क्योंकि आपको क्या पूछा जाएगा कि वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था मेवाड़ के अंदर, ये पढ़ते हैं ना आपने, तो वो इतिहास का शुद्ध रूप है, इसलिए इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। यहीं से इतिहास अपना एक प्रकार से मानो तो जब पढ़ना स्टार्ट करें तो यहीं से मान सकते हैं कि हमें इतिहास यहीं से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास का शुद्ध रूप कौन सा होता है? अभिलेख होता है। कवि राजा श्यामलदास वीर विनोद के लेखक, जिन्होंने मेवाड़ का इतिहास लिखा था, तो ये विदेशी यात्री और इतिहासकार आगे। अब साहित्यिक ग्रंथ में कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर जैसे धार्मिक ग्रंथ है, धर्मांतर ग्रंथ है, वो आते हैं। धार्मिक ग्रंथ, जैसे आप ध्यान रखो धार्मिक ग्रंथ कि धार्मिक ग्रंथ कौन से हो गए? धार्मिक ग्रंथ प्रत्येक धर्म के धार्मिक ग्रंथ अलग अलग हैं। हिंदू धर्म का अलग है, मुस्लिम धर्म का अलग है, बौद्ध धर्म का अलग है, जैन धर्म का अलग है। तो जो धार्मिक ग्रंथों के अंदर हमें जानकारी मिलती है वो भी किसके बारे में मिलती है? इतिहास से संबंधित वो जानकारी हमें मिलती है। जैसे दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि ये शिलालेख क्या है, गुहालेख क्या है, प्रस्तुति क्या है, ताम्रपत्र क्या है, मर्दभांड क्या है। उससे पहले दोस्तों मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि आज एक विद्यार्थी था, उसने मेरे को एक वीडियो भेजा था कि सर देखना ये कैसे पढ़ा रहे हैं। अरे आप समझदार हो, सभी पढ़ रहे हो, वर्तमान के अंदर आपको पता है कंपटीशन कितना हार्ड होता जा रहा है। एक टीचर आपको सामने यहाँ पर बोर्ड के सामने पढ़ा रहा है, मैटर दे रहा है, और एक टीचर आपको मोबाइल से रखकर सामने और वहां पर कैमरा लगाकर ऊपर वैसे पढ़ा रहा है। समझ गए होंगे आप, क्योंकि आप सभी समझदार हो। ये एक तो वो चीज नोट करो और एक यहाँ से चीज नोट करो, यहाँ से नोट्स बनाओ आप, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो मैटर दिया जाता है मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो आप राजस्थान पुलिस और पटवारी की तैयारी करते हो उसके अंदर कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से जो कोई मैटर है वो कौन से भी एग्जाम दे रहे हो और जिसके अंदर ये शिलालेख आते हैं, आपका एक भी पर्सन इनसे बाहर नहीं जाएगा। इनसे संबंधित नोट्स आप खुद बनाओ, बार बार मैसेज ना करें, ना सुजी सर को और ना ही मुझे मैसेज करें कि सर पीडीएफ भेजो। अरे दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नोट्स अपने आप के स्वयं के होते हैं, स्वयं बनाओ नोट्स, ठीक है। स्वयं के नोट्सों की किसी के साथ होड़ नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगा शिलालेख क्या है, गुहालेख क्या है, प्रस्तुति क्या है, ताम्रपत्र क्या है। इन्हें मैं मिटा देता हूं एक बार, उसके बाद अपने आगे चलेंगे कि इतिहास के जो अभिलेख है, अभिलेखों से संबंधित हमें कब से जानकारी प्राप्त होती है, यानी सबसे पहले किस राजा के समय ये अभिलेखों की शुरुआत हुई थी। क्योंकि आप कोई भी चीज मान सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, आप कोई भी चीज मान लो, वो गलत हो, कोई भी बुक पढ़ रही है वो गलत हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अभिलेख कभी गलत नहीं हो सकते। अब देखो, अब मैंने आपको लिखाया था पहले लिखाया था शिलालेख कि शिलालेख क्या होते हैं, उसके बाद मैंने लिखाया था प्रस्तुति कि प्रस्तुति क्या होती है। प्रस्तुति, इनकी परिभाषा भी देख लेना, आज जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर गुहालेख, आप ये सोचते हो कि सर इसके अंदर फर्क क्या होता है, अभिलेख के अंदर फर्क क्या होता है, अभिलेख और शिलालेख के अंदर। अभिलेख के ये सारे भाग है, शिलालेख, प्रस्तुति, गुहालेख, ताम्रपत्र।
ठीक है, ये किसके भाग है। और राजस्थान के अंदर एक अभिलेख और मिलती है, कौन सी अभिलेख मिलती है, फारसी अभिलेख मिलती है। राजस्थान में कौन सी अभिलेख मिलती है, फारसी अभिलेख। क्योंकि मध्यकाल के अंदर क्या हुआ था, मध्यकाल के अंदर यहाँ पर मुस्लिम राजाओं ने आक्रांता के कारण यहाँ पर मुस्लिम इतिहासकार आए थे, जिन्होंने कुछ एक अभिलेख क्या लिखवाए गए थे, फारसी भाषा में लिखाए थे, उनको भी अपने पढ़ेंगे। तो फारसी अभिलेख भी राजस्थान का एक भाग है, ध्यान रखना। शिलालेख कौन सी होती है, जो कोई शिला पर उत्कीर्ण हो, शिला समझ गए ना, या फिर कोई चट्टान, पत्थर पर जो उत्कीर्ण हो उसे क्या कहते हैं, पत्थर पर उत्कीर्ण। सामान्य अभिलेख, पत्थर पर सामान्य अभिलेख यानी सामान्य उत्कीर्ण अभिलेख, शिलालेख, ठीक है, अभिलेख नहीं सॉरी शिलालेख, ठीक है। यानी कि कोई शिला या चट्टान, कोई पत्थर है, उसके ऊपर सामान्य रूप से कोई जानकारी दी गई है, उसे क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। अब परिस्थिति क्या होती है, देखो परिस्थिति देख लेना दोस्तों। पर से प्रशंसा, किसी राजा या फिर किसी वंश की क्या की गई है, या फिर किसी व्यक्ति विशेष की जिसके अंदर प्रशंसा की गई हो, किसी वंश या फिर व्यक्ति की प्रशंसा की गई हो, वो किसके अंदर आती है, वो परिस्थिति के अंदर आती है, ध्यान रखना, ठीक है। परिस्थिति के अंदर कौन सी आती है, किसी राजा या फिर किसी व्यक्ति की आप प्रशंसा कर रहे हो, या फिर किसी व्यक्ति है, कोई राजा है, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, वो परिस्थिति के अंदर आती है। यानी कि पर से परिस्थिति और पर से प्रशंसा। गुहालेख कौन सी होती है, गुहालेख राजस्थान में नहीं मिले हैं। गुफाओं में जो लेख होते हैं, यानी गुफा के अंदर जो उत्कीर्ण लेख, गुफा में उत्कीर्ण लेख, तो गुफा में जो उत्कीर्ण लेख है उसे क्या कहते हैं, गुहालेख कहते हैं। ताम्रपत्र किसे कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ताम्रपत्र उसे कहते हैं जैसे कोई तांबे की कोई स्लेट है, या फिर कोई तांबे का कोई सिक्का है, या फिर सिक्के, इतिहास के अभिलेख का ही भाग होता है सिक्का, ठीक है। जैसे अपने पढ़ते हैं कि उस राजा ने ये सिक्का चलाया था और उसके ऊपर इसका नाम मिलता है, ठीक है। तो ताम्रपत्र यानी किसी तांबे पर उत्कीर्ण, लेकिन ताम्रपत्र के ऊपर हमें मिला क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि ताम्रपत्र पर मिला क्या है। ताम्रपत्र के ऊपर क्या मिला है, देखो कोई राजा या फिर महाराजा जिसने दान में कोई जगह दी हो, यानी कोई जगह या फिर कोई दान में कोई वस्तु दी हो, यानी किसी राजा या महारानी द्वारा, किसी राजा या फिर महारानी द्वारा दान में दी गई जगह है, द्वारा दान में दी गई जगह किसके ऊपर आएगी, ये जगह है वो किसके अंदर आती है, ताम्रपत्र के अंतर्गत आती है। अगर मैं बात करूं यहाँ से कि सर किसने दी होगी, रानी कर्मावती का आपने नाम सुना होगा, वहां से मैं बताता हूँ, उसके बाद अपने ताम्रपत्र सारे पढ़ेंगे। रानी कर्मावती महाराणा सांगा की पत्नी, ठीक है। जब वो सती हुई थी उससे पहले उसने जो पूर्व का ताम्रपत्र है भीलवाड़ा के अंदर, उसके अंदर हमें ये जानकारी मिलती है कि जब वो सती हुई थी, जब उसने जोहर किया था तब उसने क्या किया था कि उससे पहले उसने कुछ एक भूमि थी वो किसके अंदर दी थी, ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। वो किसके अंदर मिलती है, हमें ताम्रपत्रों के अंदर मिलती है। फारसी अभिलेख कौन सी होती है, फारसी अभिलेख जो फारसी भाषा के अंदर उत्कीर्ण हो, वो कौन सी होती है, फारसी अभिलेख होती है, यानी फारसी भाषा के अंदर उत्कीर्ण, ठीक है। समझ गए होंगे आप, फारसी भाषा में उत्कीर्ण अभिलेख कौन से होते हैं, फारसी अभिलेख होते हैं। तो ये होते हैं अभिलेखों के सारे टाइप हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ये अभिलेखों के टाइप हैं, ठीक है। शिलालेख, परिस्थिति, गुहालेख, ताम्रपत्र, फारसी अभिलेख, ये सारे के सारे इसके क्या है, टाइप है। तो आप समझ गए होंगे। परिस्थिति अपने पढ़ते हैं, जैसे रणकपुर परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति चलो, कुंभलगढ़ परिस्थिति। तो इन परिस्थितियों के अंदर हमें क्या मिलता है, परिस्थितियों के अंदर हमें जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है हमें, वो देख लो आप। जैसे कोई परिस्थिति है, उसके अंदर किसी व्यक्ति, राजा या फिर किसी वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। अब इन्हें मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद चलते हैं अपने आगे। अब देखो, अब अभिलेख से संबंधित बात पढ़ते हैं। अभिलेख हो गया, इतिहास का शुद्ध रूप हो गया, जिसके अंदर कोई प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखो अभिलेखों की जो शुरुआत है, अभिलेखों की शुरुआत किसके समय हुई थी। अगर अपने बात करें कि अभिलेखों की शुरुआत किसके समय हुई थी, शुरुआत हुई थी सम्राट अशोक के समय हुई थी। किसके समय हुई थी, सम्राट अशोक के समय। सम्राट अशोक जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा था, जल्दी से बताओ कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक ने कब लड़ा था। सम्राट अशोक के समय किसकी शुरुआत हुई थी, अभिलेखों की शुरुआत हुई थी, यानी सबसे ज्यादा अभिलेख इन्हीं के समय लिखवाए गए थे। अब सम्राट अशोक को ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी कि ये अभिलेख इस प्रकार से बनाने चाहिए। ये प्रेरणा मिली थी इन्हें ईरान से। कहाँ से मिली थी, ईरान से, जिसे क्या कहा जाता था उस समय, पर्सिया, ईरान इराक से अकबर कौन सी जो पोटरी लेकर आया था, बल्लू पोटरी लेकर आया था, कहाँ पर, लाहौर में। और लाहौर से मान सिंह लेकर आया था उस पोटरी को, ठीक है। और उसका जो विश्व के अंदर, जो भारत के अंदर जो
प्रसिद्धि दिलाई थी बलुई पोट्री को वो कृपाल सिंह शेखावत सीकर से है। ठीक है, तो प्रेरणा इसे कहाँ से मिली थी? ईरान यानी पर्शिया से मिली थी। बहुत सारी चीजें मिली है हमें पर्शिया से सीखने को, जैसे मैं इसके अलावा अशोक को तो यहाँ पर अभिलेख मिले हैं। उसके अलावा अकबर कौन सी प्रथा लेकर आया, जो पोट्री लेकर आया था? बलुई पोट्री लेकर आया था। कहाँ लेकर आया था? लाहौर से जयपुर कौन लाया था? मान सिंह लेकर आया था। स्वर्णकाल राम सिंह का था। ठीक है, जो राम सिंह समझ गए ना, जिसने जयपुर को गेरुआ रंग के अंदर रंगवाया था। तो शुरुआत सम्राट अशोक ने, अभिलेखों की शुरुआत किसने की थी? अगर आपको पूछ ले तो किसने की थी? अशोक ने। और इसको प्रेरणा कहाँ से मिली थी? इसको प्रेरणा मिली थी ईरान से, पर्शिया, ईरान, इराक से मिली थी। ठीक है, अब देखो सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं, सम्राट अशोक के शिलालेख 2 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में विभाजित है। जल्दी करवा रहा हूँ दोस्तों, टाइम का अभाव है। ठीक है, सम्राट अशोक के शिलालेख कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में विभाजित है। यानी सर ये 2 भागों में कैसे विभाजित है? एक तो हो गया वृहद शिलालेख। कौन सा हो गया? वृहद शिलालेख। और एक हो गया लघु शिलालेख। एक कौन सा हो गया? लघु शिलालेख। यानी सम्राट अशोक के जो शिलालेख है वो कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में विभाजित है। दोस्तों ध्यान रखना, कई जगह क्या मिलता है कि वृहद शिलालेख 7 मिले हैं भारत के अंदर। यानी वृहद शिलालेख के अंदर हमें जानकारी किसकी मिलती है? वृहद शिलालेख के अंदर हमें जानकारी मिलती है उसके व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है हमें। यानी व्यक्तिगत धर्म की जानकारी किस में मिलती है? व्यक्तिगत धर्म की जानकारी वो कौन सी शिलालेख के अंदर हमें मिलती है? वो मिलती है हमें वृहद शिलालेख के अंदर मिलती है। ठीक है, अशोक के जो व्यक्तिगत धर्म की जानकारी मिलती है वो वृहद शिलालेख के अंदर मिलती है। ये शिलालेख हैं कितने? देखो दोस्तों, कई जगह क्या होता है कि आप 6 कर कराते हो, कई जगह 7 कर कराते हो, कई जगह 8 कर कराते हो। ये दोस्तों ध्यान रखना थोड़ा सा, मैंने एक क्लास के अंदर बताया था, शायद 9 बता दिए थे। ये कितने हैं? 8 शिलालेख हैं। कितने हैं? 8 शिलालेख हैं। अब देखो अशोक के शिलालेख कुल कितने शिलालेख थे? कि सर 14 थे। आप पढ़ते हो ना, अब उनको मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा। 8 शिलालेख है। इन 8 शिलालेखों में से 6 कहाँ है? भारत के अंदर है, और बाकी 2 कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। जो पाकिस्तान के अंदर जो शिलालेख है उनकी लिपि खरोष्टी लिपि है, और यहाँ पर जो भारत के अंदर जो शिलालेख है उनकी लिपि है ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि पाकिस्तान का काम ही उल्टा है। काम तो 30 रोला देगो बिन टेमिंगा में पाकिस्तान आपनो होंगे, लेकिन बिन टेमिंगा में हो तो आपनो होंगे, लेकिन जगह 2 शिलालेख है बांगे लिपि कौन सी है? खरोष्टी लिपि है। यानी अशोक के जो वृहद शिलालेख है उनमें से 2 शिलालेख कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, 8 शिलालेख है। ये भारत के कितने स्थानों से मिले हैं? यानी कि एक प्रकार से उस समय की बात करें तो भारत के 8 स्थानों से मिले थे, लेकिन 2 शिलालेख वर्तमान में कहाँ पर है? 2 शिलालेख पाकिस्तान के अंदर है। लघु शिलालेख के अंदर हमें क्या मिलता है? लघु शिलालेख के अंदर हमें मिलता था अशोक की राजकीय घोषणाएं मिलती थी। राजकीय घोषणाओं का उल्लेख किस में मिलता था? राजकीय घोषणाओं का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? हमें लघु शिलालेख के अंदर मिलता है। भारत के ये कितने स्थानों से मिले हैं? भारत के ये 40 स्थानों से मिले हैं। भारत में कितने स्थानों से मिले हैं? 40 स्थानों से ये शिलालेख मिले हैं। अब देखो, जो अशोक के जो वृहद शिलालेख है ना, इन शिलालेखों की विशेषता क्या है? ये शिलालेख है, प्रत्येक जो शिलालेख है, जैसे ऐसे मान लो ये शिलालेख है, इस शिलालेख के ऊपर प्रत्येक जगह ये शिलालेख मिले, इस शिलालेख के ऊपर 14 लाइनें लिखवा दी उसने। ठीक है, और ये उसको क्या कर दी? फोटोकॉपी कर अलग अलग जगह भेज दिया। कहने का मतलब ये है कि अशोक के जो वृहद शिलालेख है उन प्रत्येक वृहद शिलालेख के ऊपर 14 लाइनें लिखी हुई है। ठीक है, ध्यान रखना, अशोक के जो शिलालेख है प्रत्येक शिलालेख के ऊपर कितनी लाइनें हैं? 14 लाइनें लिखी हुई है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, ये तो अशोक के शिलालेख हो गए। अब लघु शिलालेखों में यहाँ से प्रश्न आता है एक एग्जाम में कि लघु शिलालेख, देखो लघु शिलालेख थे अशोक के। लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था? एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाता है कि लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो लघु शिलालेखों के अंदर जो सबसे बड़ा शिलालेख है वो राजस्थान से है। कौन सा है? भामरू का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? भामरू का शिलालेख, जो विराट सभ्यता के अंदर मिला है, जिसकी खोज कैप्टन बर्ट ने की थी, जेम्स प्रीसब ने जिसे पढ़ा था। ठीक है, कैप्टन किटोय ने जिसे साथ में पढ़ा था, 1837 में जिसकी खोज की गई थी, 1840 के अंदर जिसे कलकत्ता के अंदर संग्रहालय के अंदर भेज दिया था, जिसके अंदर हमें सम्राट अशोक के जीवन की, व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है, वो शिलालेख है भामरू का शिलालेख। कि सर यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है? एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक के लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो कौन सा है सबसे बड़ा शिलालेख? भामरू का शिलालेख है। कहाँ से मिला है? जयपुर से मिला है। 1 मिनट दोस्तों, टाइम देख लेता हूँ मैं। देखो ठीक है, ये भामरू का शिलालेख हो गया। ये अशोक से संबंधित जानकारी मिल गई है अब हमें। अब देखो उसके बाद अपने आगे पढ़ते हैं कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मैं मिटा देता हूँ इसे। 8 शिलालेख अभी स्क्रीनशॉट ले सकती हूँ, मैंने मिटा दिया यहाँ पर। व्यक्तिगत धर्म की जानकारी और 8 शिलालेख मिले हैं। अब देखो, अब अपने बात करते हैं आगे शिलालेखों से संबंधित। देखो जो एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। अभिलेखों का जो अध्ययन है, अभिलेखों का
अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एम्पीग्राफी। क्या कहलाता है? एम्पीग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन एम्पीग्राफी कहलाता है। एम्पियोग्राफी जिसे भी कहते हैं एम्पीग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एम्पीग्राफी कहलाता है। अब देखो राजस्थान में अभिलेखागार संग्रहालय कहाँ है? राजस्थान में अभिलेखागार संग्रहालय, अभिलेखागार संग्रहालय कहाँ है? राजस्थान में अभिलेखागार संग्रहालय कहाँ है? संग्रहालय कहाँ है? कहाँ है भाई? बीकानेर के अंदर। ध्यान रखना, कहाँ है? बीकानेर के अंदर। राजस्थान में अभिलेखा संग्रहालय कहाँ है? बीकानेर के अंदर। राव बीकानेर जिसकी स्थापना की थी, ठीक है, बीकानेर के अंदर है। अब देखो राजस्थान के अभिलेख जब अपने पढ़ेंगे तो अभिलेखों से संबंधित जो जानकारियां हैं महत्वपूर्ण वो हमें जरूरी है, क्योंकि अभिलेख मैंने आपको शुरुआत से अंदर बता दिए, जो बाद में जुड़े हैं विद्यार्थी उनको मैं बता देता हूँ, क्लास को शुरुआत से देख लेना दोबारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हर बार एग्जाम में कोई भी एग्जाम दे लो वहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको ऐसा मैटर दिया जाएगा यहाँ पर कि आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बने रहे नोट्स बनाते रहो इनसे, ठीक है। नोट्स मांगने की जरूरत नहीं है, बाकी जो पीडीएफ भेज जाती है तो हम भेज देते हैं टेलीग्राम के ऊपर, बेफालतू के परेशान मत किया करो दोस्तों, ठीक है। ये आपसे निवेदन है सभी से। तो राजस्थान में अभिलेखागार संग्रहालय कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। अब अपने पढ़ते हैं राजस्थान के जो अभिलेख है उन अभिलेखों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एम्पीग्राफी कहा जाता है। तब तक आप इन्हें लिख लीजिए और उसके बाद अपने करते हैं स्टार्ट। अब देखो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख से पढ़ने की शुरुआत करेंगे अपने, ठीक है, करें शुरुआत। देखो तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपने बरली का शिलालेख, जिसे बरली का शिलालेख भी कहा जाता है। बरली या फिर बरली का शिलालेख क्या कहा जाता है? बरली या फिर बरली का शिलालेख। मेरा उद्देश्य क्या है? रोज रोज कहता हूं मैं आपको, मेरा उद्देश्य यही है कि कम समय में आपको ज्यादा मैटर दिया जाए, ठीक है। ये शिलालेख हमें कहां पर मिला है? ये मिला है बरली गांव, बरली गांव अजमेर से। कौन कौन जुड़ा हुआ है अजमेर से? बताओ जल्दी जल्दी। देखो अजमेर का नाम आया, अजमेर से कौन कौन जुड़ा हुआ है? बरली गांव अजमेर से मिला है ये शिलालेख। कौन सा? जो बरली का शिलालेख है वो बरली गांव अजमेर से मिला है। कब का है? 443 ईसा पूर्व का है। 443 ईसा पूर्व का है। इस शिलालेख की मुख्य मुख्य विशेषताएं बातें क्या है? ये शिलालेख है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। राजस्थान का प्राचीन शिलालेख कौन सा है? बरली का शिलालेख। राजस्थान का प्राचीन शिलालेख कौन सा है भाई? बरली का शिलालेख है। राजस्थान का प्राचीन शिलालेख बरली का शिलालेख है। और भारत का दूसरा प्राचीन शिलालेख, भारत का दूसरा प्राचीन शिलालेख, भारत का दूसरा प्राचीन शिलालेख, प्राचीन शिलालेख कौन सा शिलालेख है भाई? बरली का शिलालेख है। दोस्तों ध्यान रखना, भारत का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख है वो भी बरली का शिलालेख है। तो भारत का पहला कौन सा है? तो भारत का पहला प्राचीन शिलालेख है वो है भारत का पहला प्राचीन शिलालेख, पहला प्राचीन शिलालेख वो कौन सा है? भारत का पहला प्राचीन जो शिलालेख है उस शिलालेख का नाम आता है पिंपरवा का शिलालेख। कौन सा है? पिंपरावा का शिलालेख, पिंपरावा का शिलालेख, पिंपरावा का शिलालेख। यहां तक दिखाई दे रहा है क्या सभी को? पिंपरावा का शिलालेख। सर ये शिलालेख है कहां पर? ये शिलालेख है गुजरात के अंदर। इस शिलालेख की एक सारी बात यहीं पर पढ़ लेते हैं अपने, ठीक है। नोट लगाकर देखना, भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख है बरली का शिलालेख। अशोक के शिलालेखों से भी प्राचीन शिलालेख है ये। सम्राट अशोक के शिलालेखों से प्राचीन शिलालेख है बरली का शिलालेख, ठीक है। भारत का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख हो गया। और भारत का पहला प्राचीन पूछ रहे तो कौन सा है? पिंपरावा का शिलालेख जो गुजरात के अंदर मिला है। इसकी सर खोज किसने की थी? खोज देखो, इसकी खोज की थी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने की थी। किसने की थी? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने की थी, जो रोहिड़ा गांव सिरोही से थे, ठीक है। भारतीय लिपियों को सर्वप्रथम पढ़ने का जो श्रेय दिया जाता है वो भी किसे दिया जाता है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा को दिया जाता है। भारतीय लिपियां थी ना, उनको पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा को दिया जाता है। अब आप ये बताओ कि कर्नल जेम्स टोड की कौन सी बुक का हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया था? ठीक है, जल्दी से बताओ। जो प्रश्न पूछता हूँ वो कमेंट में बताया करो दोस्तों। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहाँ से थे? सिरोही से थे, ठीक है। ओझा ने लिखा, सिरोही लिख दिया, ठीक है। इन्होंने इस शिलालेख को खोज की थी। खोज करने के बाद इसे वर्तमान में कहाँ पर भेज दिया है दोस्तों? ध्यान रखना, वर्तमान में इस शिलालेख को रखवा दिया गया है राजपुताना म्यूजियम में। कहाँ रखवा दिया? राजपुताना म्यूजियम की। सर ये राजपुताना म्यूजियम तो काफी है, ये म्यूजियम कहाँ है? तो राजपुताना म्यूजियम है, ये है अकबर का किला, अकबर का किला। अकबर का किला आपको पता ही है, जिसे मैगजीन का दुर्ग जिसे कहा जाता है। अकबर का किला, जिस किले के अंदर हल्दी घाटी की व्यू रचना की गई थी। अकबर का दौलतखाना जिसे कहा जाता है, मैगजीन का दुर्ग कहा जाता है। किस तरह से मैगजीन का दुर्ग क्यों कहते हैं? ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर क्या थे? अंग्रेजों के अस्त्र शस्त्र भी थे और अकबर का दौलतखाना था, लेकिन अस्त्र शस्त्र होने के कारण इस किले को क्या कहा जाता है? मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। कौन सी किले को? अकबर के किले को, ठीक है। अकबर का किला, और अकबर के किले के अंदर इसे वर्तमान के अंदर रखवा दिया जाए, जिसे क्या कहा जाता है? मैगजीन दुर्ग जिसे कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये शिलालेख एक वहां पर एक माता का मंदिर है, उस मंदिर के पास से मिला है। उस माता का नाम क्या है? यानी यहाँ पर एक मंदिर भी है, उस मंदिर के पास से ये शिलालेख मिला है। उस माता का नाम है भिलोंत माता। क्या नाम है?
भिलौंत माता का मंदिर, भिलौंत माता का मंदिर। इस माता के मंदिर के पास से ये शिलालेख मिला है, भिलौंत माता का मंदिर, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। राजस्थान का प्राचीन शिलालेख, भारत का दूसरा प्राचीन शिलालेख, भारत का पहला प्राचीन शिलालेख पिंपरवाह का शिलालेख गुजरात के अंदर है, बरली गांव अजमेर के अंदर इसे मिला था। 443 ईसा पूर्व प्राचीन है। खोज गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने की थी, जो रोहिड़ा गांव सिरोही के थे। वर्तमान में इसे राजपूताना संग्रहालय के अंदर रखवा दिया गया है। अकबर का किला जिसे मैगजीन कहा जाता है, वहां पर इसे रखवा दिया गया है, ठीक है। अब देखो लिख लो इसे जल्दी से, उसके बाद चलते हैं अपने आगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लो तो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से ले लो। अब अपने चलते हैं आगे, ठीक है। अब चलते हैं, मिटा देता हूं मैं इसे। अध्ययन, एपिग्राफी, मुख्यालय सब कुछ आगे है। अब अपने आगे पढ़ते हैं, इसके आगे आप पढ़ेंगे कौन सा शिलालेख पढ़ेंगे, दूसरा शिलालेख जो पढ़ेंगे अपने वो पढ़ेंगे भामरू का शिलालेख। समय का अभाव है लेकिन फास्ट करवा देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है दोस्तों। भामरू का शिलालेख, भामरू का शिलालेख, क्योंकि इनके अंदर आपको कोई ट्रिक नहीं मिलेगी, आपको याद रखनी पड़ेंगे ये शिलालेख। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी का, ये कौन सी शताब्दी का है, ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी का। कौन सा शिलालेख, भामरू का शिलालेख, ठीक है, ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी का है, ध्यान रखना दोस्तों। अब देखो इस शिलालेख की विशेष बात, भामरू के शिलालेख की विशेष बात क्या है। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी का हो गया, कहाँ से मिला है, बेराट सभ्यता, बेराट का शिलालेख भी इसे कहते हैं, बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता सर है कहाँ, जिसका दूसरा नाम क्या मिलता है, विराट नगर, विराट नगर सभ्यता, जो मत्स्य जनपद की क्या थी, राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी। तो विराट सभ्यता, विराटनगर सभ्यता, ठीक है। भामरू का शिलालेख ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का है, विराट सभ्यता, विराटनगर सभ्यता जिसे कहा जाता है। अब ये यहाँ से मिला है, इसका दूसरा नाम क्या मिलता है हमें, विराट का शिलालेख में मिलता है, सम्राट अशोक का भी शिलालेख इसे कहते हैं। जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ये मिला है हमें यहाँ से, एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है बिज्जक की पहाड़ी, बिज्जक की पहाड़ी से मिला है। कहाँ से मिला है, बिज्जक की पहाड़ी से मिला है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने की थी। किसने की थी, कैप्टन बर्ट ने की थी। इसको 1840 में कहाँ भेज दिया था, इसे 1840 में कलकत्ता भेज दिया था, रॉयल एशियाटिक संग्रहालय है वहां पर, कलकत्ता के अंदर भेज दिया था। इसे पढ़ा किसने था, सबसे पहले इसे पढ़ने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स प्रीसेप भी आता है, जिसको अशोक के शिलालेखों का जो पढ़ने का श्रेय दिया जाता है, जेम्स प्रीसेप, जेम्स प्रीसेप, या फिर कैप्टन किटोई, दूसरा नाम क्या आता है, कैप्टन किटोई का नाम आता है, ठीक है, जिन्होंने इसे पढ़ा था, ठीक है। इस शिलालेख के अंदर हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, बिज्जक की पहाड़ी से मिला है। इस शिलालेख की आकृति कैसी है, इस शिलालेख की आकृति तो जैसे चट्टान के अंदर उत्कीर्ण था, फिर इसको काट लिया, काटने के बाद ये कैसा बन गया, पहिए के समान हो गया, पहिए के समान इसकी क्या है, पहिए के समान इसकी आकृति है, ठीक है। इनको बाद में आप एक एक कर नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो 1837 से मिला था। अब यहाँ पर इस शिलालेख के अंदर हमें मिला क्या क्या है, इस शिलालेख के अंदर सम्राट अशोक को मगध का राजा कहा है, सम्राट अशोक को क्या कहा है, मगध का राजा, सम्राट अशोक को मगध का राजा। और आपको पता ही होगा कि जो सम्राट अशोक थे उनके जो लघु शिलालेखों में जो सबसे बड़ा शिलालेख आता है वो कौन सा आता है, भामरू का शिलालेख आता है। कौन सा शिलालेख आता है, भामरू का शिलालेख आता है। सम्राट अशोक को मगध का राजा कहा गया है, क्या कहा गया है, मगध का राजा। बुद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ, इनका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है इस शिलालेख के अंदर। सम्राट अशोक ने, इस शिलालेख के अंदर में जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। किसके ऊपर, गौ हत्या पर, गौ हत्या पर क्या लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। किसने, प्रतिबंध लगाया था, किसने लगाया था अभी, सम्राट अशोक ने लगाया था, ठीक है। और ये हो गया लघु शिलालेखों में, अशोक के लघु शिलालेखों में, अशोक के लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख, अशोक के लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख, सबसे बड़ा शिलालेख। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, साथ साथ में लिख रहा हूँ, आप एक काम करना, इनके बाद में दोबारा इस क्लास को नोट कर लेना, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, कम समय में आपको ज़्यादा मैटर देना, आपका समय खराब न हो। बाद में इनको आप लिख सकते हो, मेरे को विश्वास है, लेकिन समय खराब न हो उसकी वजह से ये फास्ट मैंने करवाया है, ठीक है। ये भामरू का शिलालेख है, कहाँ से मिला है, जयपुर से मिला है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का, यानी अशोक को मगध का राजा, बौद्ध धर्म का अनुयायी, बुद्ध धम्म संघ, इनके बारे में मिला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम का अभाव है, और बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, दोबारा इस क्लास को देख लेना। और जैसे कि जिस विद्यार्थी ने वीडियो भेजकर आज बताया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेहनत है, मेहनत आपके सामने है, पसीना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नहीं है कि कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है और मोबाइल नहीं है कि मैटर यहाँ पर छाप दिया और आपको करवा दिया। पूर्ण रूप से समझाया जा रहा है। बार बार कह रहा हूँ विद्यार्थियों को मैसेज ना करें कोई भी प्रकार की बिना परेशानी 7 या 8 दिन तक, और जो आप PDF इनकी स्वयं बनाइए, नोट स्वयं बनाओ, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, मिलेंगे नए जोश नई उम्मीद के साथ, दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, सभी को शुभ रात्रि।